Hey everyone, welcome to the Commerce की class. This is the second video of Organization of Commerce and Management first chapter that is Principles of Management. हम लोगों ने स्टार्ट किया है अपना एसएससी एसवाईजीसी 12th का ओसीएम का लेक्चर और फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और इसके साथ ही हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर भी कवर किया हुआ है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, समझना हो कि प्रिंसिपल्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या एग्जैक्टली, तो फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये लेक्चर में सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वो जरूरी है या उसका महत्व क्या है, और कुछ थियरीज देखेंगे, थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से। अब ये सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस होता है कि वो क्यों जरूरी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है ना, ये हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने नेचर में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को गाइड करने का काम करते हैं, राइट। एक नेचर ये भी था कि वर्क एज अ गाइडलाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एज अ गाइडलाइन वर्क करते हैं, यानी मैनेजर्स को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने से 100% श्योर एंड शॉर्टकट सक्सेस मिल जाएगा, नहीं। बट इसको फॉलो करें तो सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये क्या करते हैं? गाइड की तरह काम करते हैं, आपको रास्ता बताएंगे, वो आपको करना है नहीं करना है दैट्स अप टू मैनेजर्स, राइट। इसके लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग जिससे पता चलेगा कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये क्यों इंपॉर्टेंस है। अब एग्जाम्पल के लिए समझो ना, जो कंपनियां हैं आजकल, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं एक ही जगह से लोग काम करने आते हैं। कई कई कंपनीज में तो अलग अलग देशों से लोग आते हैं। अच्छा, इंडिया का एग्जांपल ही ले लो। इंडिया में मुंबई में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, राइट। मुंबई इज अ डाइवर्स सिटी, राइट। मुंबई में देख लो, आपको पूरा का पूरा भारत मिल जाएगा। इंडिया के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं काम करने के लिए। अब सबका कल्चर अलग होता है, सबका लैंग्वेज है वो अलग होता है, सबका बिहेवियर तो ऑब्वियसली अलग होगा ही, राइट। अब इतने सारे लोगों को मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज को मैनेज नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, और एम्प्लॉयज को मैनेज कर पाए अच्छे से, इसके लिए प्रिंसिपल्स हम लोगों को हेल्प करते हैं। अच्छा, हम लोगों को मीन्स मैनेजर्स को, जो कंपनीज में मैनेजर्स हैं उनको ये हेल्प करते हैं, राइट। कुछ सिग्निफिकेंस देखेंगे हम लोग और फिर आगे बढ़ेंगे। ये कुल पॉइंट्स है। First is provides useful insight to managers, helpful in utilization of resources, scientific decision, understanding social responsibility, encourages research and development, helps to coordinate and control, and develops objective approach. एक एक करके देखते हैं डिटेल में क्या है। फर्स्ट इज प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन को समझने में हेल्प करते हैं कि कंपनी का जो कल्चर है वो कैसा है, कंपनी में काम कैसे करना है, कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो समझने में हेल्प करता है। कोई भी काम वो इम्प्लीमेंट कब करवा पाएंगे? जब उनको खुद को समझा रहेगा, राइट। ये प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं उनको उनके टास्क के बारे में, उनकी ड्यूटीज के बारे में बताने में। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि कंपनी के बारे में सीखने में, कि तो अलग अलग सिचुएशन, लाइक हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं होती है, तो अलग अलग सिचुएशन में कैसे उस परिस्थिति को हैंडल करना है, कैसे उस प्रॉब्लम से निकलना है, कैसे सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए भी जो कंपनी का, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, टारगेट है, उसको कैसे अचीव करना है। सो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये मैनेजर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, उनको इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। इनसाइट्स मतलब क्या होता है कि अंतर्दृष्टि प्रोवाइड करते हैं, उनको सोचने समझने की शक्ति देते हैं कि कौन से हालात में कैसे डिसीजंस लेने हैं। अब लेट्स सपोज कि आप रोड से जा रहे हो और रोड खाली है, राइट। आप रोड क्रॉस कर रहे हो आराम से, बट आपको दूर से गाड़ी आती हुई दिखी, तो आप क्या करोगे? राइट, खड़े रहोगे कि बात आ जाए तो क्रॉस करेंगे? नहीं, आप फटक से क्रॉस कर ले जाओगे, राइट। तो दिस इज व्हाट, कि किसी ने सिखाया नहीं है कि गाड़ी आएगी तो आपको फास्ट चलना है, बट हम लोगों को पता है कि अगर फास्ट नहीं चले तो फास्ट हो जाएंगे, राइट, फास्ट हो जाएंगे। दिस इज व्हाट प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स, यानी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को एक सोचने समझने की पावर देते हैं कि किन हालात में कैसे टैकल करना है। सेकंड है हेल्पफुल इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कंपनी में ना दो टाइप के रिसोर्स होते हैं। एक तो होता है फिजिकल रिसोर्स, लाइक मशीन्स वगैरह है या जो मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल, ये। और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉयज।
अब दोनों को हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट उसमें भी इंसानों को मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। राइट, इंसानों को मैनेज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एम्प्लॉयज होते हैं, और क्लास में ही देख लो ना, सपोर्ट टीचर्स नहीं है तो बच्चे राइट फ्री आ जाते हैं, यानी कुछ भी करते हैं फिर। या घर में देख लो, पेरेंट्स जब काम देते तो कैसा लगता है कि अरे बार बार मुझे ही बोलते हो, राइट, और नहीं देते तो फिर कैसा लगता है कि मजा है। तो दिस इज व्हाट, कि अगर किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा ना तो कोई काम नहीं करेगा। सो ये जो रिसोर्सेज है ना, मशीन्स का तो चलो ठीक है, ऑपरेट हो जाएगा, वो बटन से चल जाता है, या सेल्फ ऑटोमेटेड मशीन से तो चल जाएंगे, बट वो मशीन जो ऑपरेट कर रहा है उसको कौन ऑपरेट करेगा। राइट, तो ये जो रिसोर्सेज होता है, इन रिसोर्सेज को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड है, किसी भी कंपनी के पास ऐसा नहीं होगा कि चल अपने पास बहुत पैसा है, ये एम्प्लॉय जाएगा तो अपन नया एम्प्लॉय लेके आएंगे, नहीं होगा। राइट, नए एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, उसका खर्चा अलग। राइट, तो ये क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को सिखाते हैं, मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका कैसे बेटर यूज करना है, ताकि उससे ना मैक्सिमम आउटपुट ले सके। अब ना समझो कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका अगर अच्छा यूज होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। अब रिजल्ट अच्छा होगा तो इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के जो रिलेशन होंगे वो अच्छे होंगे, बिकॉज रिजल्ट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के लिए कुछ सोचेंगे, और जब मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के लिए सोचेंगे तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए सोचेंगे, यानी बोथ वे काम हो जाएगा, दोनों तरीके से काम चलता है। सो ये क्या है कि कंपनी का जब टारगेट अचीव होगा, देन कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट होगा, तो कंपनी एम्प्लॉयज के लिए सोचेगी। एम्प्लॉयज के लिए कब सोचेगी? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। कंपनी को प्रॉफिट कब होगा? जब एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे। एम्प्लॉय अच्छा काम कब करेंगे? जब मैनेजर उनसे काम सही से करवाएंगे। यानी ईच एंड एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। अगर सारे जो रिसोर्सेज अगर उसका अच्छे से यूज हो तो कंपनी को बेनिफिट होगा, और कंपनी का बेनिफिट एम्प्लॉयज को भी होता है। राइट, देखो जो रिसोर्सेज होते हैं कंपनीज के वो कैसे यूज करने चाहिए, इफेक्टिवली यूज होने चाहिए, एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली, यानी अच्छे तरीके से सही तरीके से यूज होना चाहिए, और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, और इकोनॉमिकली मतलब बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होना। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब ना यहाँ पे ये होता है कि सिस्टमेटिक और बैलेंस्ड डिसीजन, यानी जो डिसीजन ले रहे हैं वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदाजन ले लिया, अरे मेरे को तो ये सही लगता है ये करेंगे, राइट, नहीं। वो डिसीजन पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि आप सक्सेस होगे, वो डिसीजन 100% वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि आप बोल लो कि हो सकता है, ये सकता है वाला नहीं चलेगा, होना ही चाहिए। राइट, तो ये जो डिसीजन है ये सिस्टमेटिक और बैलेंस्ड तरीके से लिया होना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है मैनेजर्स को गाइड करता है कि क्रिटिकल सिचुएशन में, मतलब अनवांटेड सिचुएशंस हो जाती है कभी कभी, तो उस सिचुएशन में कैसे एफिशिएंटली अच्छे से कैसे हैंडल करना है। अब समझो ना, देखोगे बहुत सारे साइक्लोन्स आते रहते हैं, मोस्टली इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, लाइक ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ना तूफान वगैरह आते हैं, हर साल एक आध आते रहता है। वो आ भी सकते हैं या बीच रास्ते में कमजोर भी पड़ जाते हैं, बट देखो गवर्नमेंट फुल प्रिपेयर होती है। राइट, यानी पहले से डिसाइड होता है सिस्टमेटिक तरीके से, वो जो आसपास के कोस्टल रीजन में लोग होते हैं, अभी देख लो फिलहाल में महाराष्ट्र में आया था। राइट, तो जो कोस्टल रीजन के लोग होते हैं उनको हटा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सोच के कि अरे कमजोर पड़ जाएगा, ज्यादा लोग नहीं मरते हैं, एक दो लोग जाएंगे, एक दो लोग में क्या होगा, अपन तो 130 करोड़ लोग हैं। राइट, नहीं, सिस्टमेटिक डिसीजन लिया जाता है। राइट, लोगों को छोड़ नहीं सकते ऐसे, यानी हमारे पास जो रिसोर्स है उसका अच्छे से अच्छा यूज करते हैं ताकि वो हम लोगों को काम आए। तो जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है उसमें बिहेव कैसे करना है, ऐसा नहीं कि कुछ अनवांटेड थिंग आ गया और मैनेजर बोले कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मैंने तो पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं है। राइट, मेरी लाइफ में ये पहली बार हो रहा है, मैं क्या करूँ। सो दिस इज व्हाट साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन के हिसाब से क्या होता है, जो अनवांटेड सिचुएशन है उसको एनालाइज करके सोच के समझ के उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बुक होगी जिसमें लिखा रहेगा तो ऐसा होगा तो ऐसा करना, नहीं, सोचना है। फर्स्ट पॉइंट याद करो, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट, यानी क्या है, अपने दिमाग का यूज करना है और उस सिचुएशन को हैंडल करना है। देखो दिल और दिमाग दोनों है, यानी दिल और दिमाग से डिसीजन लेना है। कभी कभी हो सकता है ना दिमाग का डिसीजन ज्यादा लेना चाहिए, बट कभी कभी दिल से, क्यों, एम्प्लॉयज को हैंडल कर रहे हैं, उनको मशीन नहीं है कि उनको ऑपरेट करोगे तो वो सही टाइम पे चलेंगे, 9 बजे आएगा 6 बजे चले जाएगा, नहीं, वहां पे थोड़ा सा इमोशनली डील करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के टाइम में ना जो कंपनीज होती हैं वो सीएसआर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। अभी सीएसआर क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब कंपनीज ऐसा इसलिए करती हैं, ऐसा नहीं कि उनको पैसे देने में मजा आता है। एक तो लीगल प्रोविजन है कि अगर आपका प्रॉफिट सर्टेन अमाउंट से, एक लिमिट है, इससे ज्यादा होता है तो आपको उसका 2% यानी 2% देना पड़ता है।
बट बहुत सारी कंपनीज अपने मन से भी करती हैं, राइट। रिलायंस देख लो, रिलायंस का फाउंडेशन है, टाटा तो लीडर है सोशल वर्क्स में, एंड इन्फोसिस फाउंडेशन है, विप्रो फाउंडेशन है, माइक्रोसॉफ्ट का देख लो, बिल गेट्स फाउंडेशन है। और ये सब कंपनीज क्यों करती हैं इतना काम, सोशल वर्क, फिलैंथ्रोपिक वर्क क्यों करती है, यानी जिस सोसाइटी में वो है, वो सोसाइटी के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो मैनेजमेंट है वो सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब मैनेजमेंट का जो फर्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके लिए आता है, जो कंपनी से एसोसिएटेड लोग हैं। सबसे पहला कंपनी से एसोसिएटेड कौन है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को इंटरनल कस्टमर भी बोलते हैं। एम्प्लॉय कुछ नहीं होगा ना तब तक कंपनी ग्रो नहीं कर सकती, राइट। अगर एम्प्लॉय नाराज हो गया, एम्प्लॉय नाराज है, लेट सपोज कोई कंपनी एम्प्लॉइज को मेंटली हरास करती है, यानी दिमागी रूप से परेशान करने का काम करती है, तो उसका काम में मन नहीं लगेगा, वो टारगेट्स अचीव नहीं करेगा। सो कंपनीज जो होती है ना आजकल के टाइम में, ये सीएसआर पे ज्यादा फोकस करती है। प्रॉफिट मेकिंग उनका मेन मोटिव होता है, यानी पैसे कमाना उनका मेन मोटिव तो है, लेकिन उसके अलावा सोसाइटी को यानी समाज को कुछ बदले में देना भी उनका उद्देश्य होता है। यानी वो चाहते हैं कि अपने सोसाइटी को कुछ रिटर्न में दे। तो जिस भी सोसाइटी में या जिस भी लोकेलिटी में जहाँ पे भी वो बिजनेस होता है, जिस भी कंट्री में, तो वहां पे कुछ डेवलपमेंटल वर्क में पार्टिसिपेट वो करते हैं। अब इससे क्या होता है ना, लेट सपोज कि आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो जो बहुत ज्यादा सोशल वर्क करती है, तो अपने को भी ये सुन के सोच के अच्छा लगता है कि चलो हम लोग किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो सोशल वर्क करता है, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली समाज सेवा ही करे, एम्प्लॉइज के लिए अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, राइट। और मार्केट में सही तरीके से कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों को मार्केट से भगाने के लिए अपने प्रोडक्ट को एकदम सस्ता कर दिया या ज्यादा क्वांटिटी देने लगे। इससे क्या हो जाएगा कि जो छोटे लेवल के आपके कॉम्पिटिटर है, जो छोटे लेवल के बिजनेसमैन है, उनको बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप अपने काम के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहो, ताकि आपसे यानी बिजनेस से, मैनेजर से किसी को नुकसान ना हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट इज एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बिना तो कोई कंपनी चल ही नहीं सकती है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, लेट इट बी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, राइट, नोकिया है। अच्छा, नोकिया अब शायद इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। टाटा है, विप्रो है, एनएल, इन्फोसिस है। बहुत सारी जितनी भी बड़ी कंपनी के नाम ले लो, उन सब कंपनीज में ना एक डिपार्टमेंट होता है विद द नेम ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट। अरबों रुपए खर्च करते हैं, हाँ, बहुत सारी कंपनियां मिलियन बिलियन ऑफ रुपीज खर्च, डॉलर्स खर्च करती हैं, मतलब जिस भी करेंसी में रहेगा उनका। क्यों ऐसा क्यों होता है, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलावा ना कंपनी चल नहीं सकती है। देखो, इतने सारे नए नए प्रोडक्ट्स के मॉडल आते रहते हैं, वेरिएशंस आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। ऐसा थोड़ी है किसी को सपना आता रहेगा, ये सब रिसर्च चलते रहते हैं। टेक्नोलॉजी देखोगे आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा फास्ट चेंज होती है। आज से 5 साल पहले तक ना मोबाइल फोन 6 महीने साल भर में नए मॉडल्स लेके आते थे। आज देखो हफ्ते महीने भर के अंदर कंपनीज के नए नए मॉडल्स आ जाते हैं फोन के। जब तक हम लोगों ने नोट 8 लिया होता है, उसके बाद नोट 8 प्लस प्रो और नोट 10 इन सब आ जाता है, राइट। दिस इज व्हाट की फास्ट इवॉल्विंग है। और ऐसा नहीं है कि सब कॉमन होता है, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, राइट। कंपनियां टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अपनी मार्केट की नीड के हिसाब से चीजें चेंज करती हैं। आजकल का जो वर्ल्ड है ना, ये फास्टली इवॉल्विंग है, यानी बहुत ज्यादा चेंज होते रहता है। तो जो कंटिन्यू चेंज होते रहता है ना, इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना पड़ता है कि यानी कि टाइम के हिसाब से चलते रहना, उनको टाइम के साथ चलते रहना है, उनको टाइम से पीछे नहीं होना है। क्यों, टाइम के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर पीछे छोड़ दी जाएंगे। जैसे समझ लो, एग्जाम्पल के लिए नोकिया ले लो, राइट। नोकिया जब सारी कंपनीज एंड्रॉइड के ऊपर फोकस कर रही थी, तो नोकिया विंडोज पे आ गया था और कस्टमर्स को पसंद नहीं आया, और कस्टमर को जब पसंद नहीं आया, तो लोगों के दिलों पे राज करने वाला नोकिया मार्केट से बाहर हो गया, राइट। इंडिया में तो मतलब पता ही नहीं चलता था कि नोकिया फॉरेन ब्रांड है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस का फर्स्ट मोबाइल वाज नोकिया टिल फ्यू इयर्स बैक, कुछ साल पहले तक। फिर कोडैक ले लो, बचपन में सब लोग स्टूडियो में गए रहोगे फोटो खिंचाने, पता है, फोटो खींचते थे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फोटो मिलता था, वो रील नेगेटिव्स दिखाते थे कि आपकी फोटो ऐसी आई है, राइट। तो ये क्या है, फिर कोडैक का एग्जांपल ले रहे थे हम लोग। कोडैक ने भी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं किया। जब वर्ल्ड रील वाले कैमरास से डिजिटल कैमरास पे फोकस कर रही थी, देन वो उसी पे फोकस्ड रहे, सेम अपने पुराने वाले पे, देन कोडैक भी बाहर हो गया। इतनी बड़ी कंपनी, राइट। और बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो ये क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो कंपनी फोकस नहीं करेगी, वो मार्केट के साथ में बनी हुई नहीं रह सकती है।
तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एनकरेज करता है कंपनीज को, मैनेजर्स को, कि आप रिसर्च करो, डेवलपमेंटल वर्क करो, नया नया चीज रिसर्च करते रहो। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आप लैब में साइंटिफिक तरीके से, आप हो सकता है कि आप ये रिसर्च करो कि एम्प्लॉइज को हफ्ते में 1 दिन की जगह 2 दिन छुट्टी देने से अगर बाकी के 5 दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करवाया जाए तो वो ज्यादा काम करता है। तो ये भी एक टाइप की रिसर्च हो गई कि अगर उनको ट्वाइस इन अ वीक यानी हफ्ते में 2 दिन की वैकेशन प्रोवाइड करे, यानी उनका जो वीकली ऑफ रहता है 1 की जगह 2 दिन हो, तो बाकी के 5 दिन वो ज्यादा डिवोशन के साथ में काम करते हैं, यानी 6 दिन में जितना काम करते थे उससे एक्स्ट्रा काम हो रहा है 5 दिन में, तो क्यों ना उनको 2 दिन की छुट्टी दे दी जाए। हो सकता है ऐसा, राइट। दिस इज व्हाट रिसर्च। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। भले ही कंपनी महीने में पहले 4 दिन बंद रहती थी, अब 8 दिन बंद रहेगी, राइट। लेकिन बाकी जो काम 26 दिन में नहीं होता था वो काम 22 दिन में हो रहा है, तो क्या नुकसान है। तो ये फायदा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। सो नेक्स्ट है, सिक्स्थ पॉइंट है, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, ये बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कैसे कंपनीज में ना एक साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती है और मैनेजर को सबको देखना पड़ता है। तो कैसे वो सारी एक्टिविटीज के जो 2 4 10 एक्टिविटीज चल रही है, कैसे उनके बीच में कोऑर्डिनेट करे, यानी कैसे सामंजस्य बिठाए और कैसे कंट्रोल बनाए रखे, कैसे वहां पे चीजों को ऑब्जर्व करता रहे कि कोई भी चीज खराब नहीं हो, कोई भी चीज टाइम से लेट ना हो, राइट, टारगेट के लिए कोई अफेक्ट ना हो। अब ना समझ लो कि कंपनीज में डिपार्टमेंट तो अलग अलग होते ही हैं और हर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं सबका नेचर अलग अलग होता है। ह्यूमंस है तो सबका नेचर अलग होगा ही, राइट। अब एम्प्लॉइज को मशीन की तरह तो ट्रीट कर नहीं सकते, तो समझो कि आपकी कंपनीज में अलग अलग टाइप के एम्प्लॉइज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो सबको कैसे हैंडल करना है। आप किसी एम्प्लॉइज को दूसरे ऐसे ग्रुप में नहीं डाल सकते, तो डाइवर्स टाइप के लोगों को कैसे मैनेज करना है, अलग अलग टास्क को कैसे मैनेज करना है। अब ऐसा नहीं कि एक ही काम पे पूरा फोकस दे दे कि सारा काम रह जाए, तो बहुत सारे टास्क के बीच में, बहुत सारे कामों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करना है, ये सब के लिए प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं किसको, मैनेजर्स को। तो राइट, अगर कोऑपरेशन नहीं होगा ना मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बिटवीन, तो काम अचीव नहीं होगा, टारगेट अचीव नहीं होगा, और जब टारगेट नहीं होगा तो फिर कुछ फायदा नहीं है, राइट। यानी क्या है, सारा का सारा काम हो रहा है टास्क को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। सो नेक्स्ट है, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ना, ये मैनेजर्स को एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करने में हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है फोकस्ड, यानी किसी एक चीज पे सेंट्रिक, यानी किसी टास्क पे, हाँ, जो गोल रहेगा, जो अचीव करना है उस पे फोकस रहेगा। यानी ऐसा नहीं कि 4 5 चीजों पे करना है, काम तो होता रहेगा, राइट, बट जो फोकस होगा वो मेन टारगेट पे होगा, राइट। देखो हम लोग को 6 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बट अपना मेन ऑब्जेक्टिव या एम क्या रहता है, बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, दैट इज बोर्ड्स, राइट। यानी वो क्या है, अपना टारगेट है। तो सेम वे मैनेजर का जो टारगेट होता है कि अपने को ये डेट तक ये टास्क कंप्लीट करना है। जो प्रिंसिपल्स है ना, ये मैनेजर को एक टारगेटेड अप्रोच डेवलप करने में हेल्प करता है। अब टारगेटेड अप्रोच से बेनिफिट क्या होता है ना, कि वो फोकस रख सकता है, यानी फोकस्ड होगा तो काम सही होगा। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये मैनेजर्स को प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को सर्च करने में हेल्प करते हैं, यानी प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन क्या होगा, वो सोल्यूशन मिलेगा तभी तो टास्क अचीव होगा। यानी जो भी गोल है वो अचीव करने के लिए जो भी बन पड़ता है वो करना पड़े तो करना पड़ेगा किसको, मैनेजर्स को। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये मैनेजर्स को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है कि वो बार बार करते रहते हैं, एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस रहने से उनको पता चलता है कि किस सिचुएशन में कैसे कौन से डिसीजंस लेने हैं ताकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला जा सके। तो ये जो प्रिंसिपल्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा कि किस हिसाब से ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, ये मैनेजर को, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं उनका काम करने में, टास्क अचीव करने में और उसको इम्प्लीमेंट कर। तो इंपॉर्टेंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। थियरीज ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये जो थियरीज ऑफ मैनेजमेंट है, दीज आर सेट ऑफ जनरल रूल्स। ये एक सेट है, एक बुक की तरह है जो एक जनरल रूल्स को बताता है और ये मैनेजर्स को गाइड करता है कंपनी को मैनेज करने में। बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स है, मैनेजमेंट थिंकर्स मतलब मैनेजमेंट के बारे में जानने सोचने समझने वाले लोग जिन्होंने लिखा है मैनेजमेंट के बारे में, उन्होंने बहुत सारे थियरीज के बारे में बताया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 थियरीज के बारे में देखेंगे विच इज गिवन बाय 2 प्रोमिनेंट मैनेजमेंट थिंकर्स। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट थिंकर्स है जिनके बारे में ये चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे और उनकी थियरीज के बारे में आज हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर में एक थियरी डिस्कस करेंगे, दैट इज हेनरी फेयोल की थियरी, और उनके प्रिंसिपल्स के बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एफ टेलर की थियरी। सो एज यू कैन सी, ही इज हेनरी फेयोल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका नाम याद रखोगे तो 1 मार्क्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में इनका नाम कंपल्सरीली आता ही है। So he was a French mining engineer who turned a leading industrialist and a successful manager. ये जो है ना, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, यानी फ्रेंच मतलब फ्रांस के,
और एक माइनिंग इंजीनियर थे। और इन्होंने अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस तरीके से काम किया और बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी थे ये, यानी बहुत रिसोर्स एंड डेवलपमेंट करते रहते थे ये। और ये बाद में एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बने। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब बड़े बिजनेसमैन बने और एक सक्सेसफुल मैनेजर भी ये थे ही। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी इन्होंने किए थे, राइट। उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने एक बुक लिखी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। और वो बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, इन्होंने दिया 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यस, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है अपना फर्स्ट चैप्टर, ये इसी पे बेस्ड है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कैसे है, ये आगे तो हम लोग देखेंगे, बट ये किसने दिया है, मिस्टर हेनरी फेयोल ने। और जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक में ना इन्होंने मैनेजमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात किया और बहुत सारे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद मैनेजमेंट, ये इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया। और इनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ये नाम याद रखना है। हेनरी फेयोल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट या फादर ऑफ मैनेजमेंट। ये नाम आपको एग्जाम में 1 मार्क्स दिलवा सकता है। मैनेजमेंट कहते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, राइट। who is known as father of management? Yeah, Henry Fayol is also known as dash father of management. Henry Fayol is known as father of management. तो आज के लेक्चर में हम लोग 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस नहीं करेंगे। आज मैं खाली 14 प्रिंसिपल्स के नाम बता दे रहा हूँ, ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि कौन से वो 14 प्रिंसिपल्स है जो मिस्टर हेनरी फेयोल ने दिया है अपनी बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एक एक करके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। Fifth, principle of unity of direction. Seventh, principle of remuneration. Sixth, principle of subordination of individual interest to general interest. Eighth, principle of centralization. Ninth, principle of scalar chain. 10th, principle of order. 11th, principle of equity. 12th, principle of stability of tenure. 13th, principle of initiative. And 14th is principle of spirit de corps. अब ये प्रिंसिपल क्या है, हर किसी का एक्सप्लेनेशन, हर किसी का मीनिंग, हर किसी के बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सो ये 14 प्रिंसिपल्स याद नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम होगा, सब एक जैसे लगते हैं, थोड़े बहुत कंफ्यूजन है। इसको सॉल्व करने के लिए ये 2 ट्रिक्स हैं जो यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई एक। हाँ, 14 के 14 प्रिंसिपल्स के जो फर्स्ट इनिशियल्स हैं वो कंबाइन करके ये निमोनिक्स बनाए हुए हैं, तो इन दोनों में से कोई भी जो इजी लगे वो याद कर। सो फर्स्ट सी क्या है, डैट यू सी यूएसएसआर, ओ आई सी। सेकेंड है सीआईडी यूजर यूज सोडा, सीआईडी यूजर यूज सोडा। यानी जो प्रिंसिपल्स है उसके फर्स्ट लेटर के फर्स्ट इनिशियल से बने। अच्छा, ऐसा नहीं कि सारे प्रिंसिपल्स ऑर्डर में लिखने हैं, मतलब 14 के 14 जैसे बुक में लिखे हो वही सीक्वेंस में याद करना है, नहीं। लिखते टाइम आप ऊपर नीचे कर सकते हो, चलेगा। ओके, सो देख लो, जैसे डैड है, डैड प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी इजी लगे उस हिसाब से याद कर सकते हो। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है और थियरीज ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे गिवन बाय हेनरी फेयोल। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, या तो मुझे मेल कर सकते हो, मेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।